13 साल की बेटी जो कि क्लास 8वीं में पढ़ाई करती है, वो अपनी मां के साथ घर पर सो रही थी। मां और बेटी का कमरा अलग अलग था। बेटी देर रात अपने कमरे से दबे पांव अपनी मां के कमरे में पहुंचती है। कमरे में घुप अंधेरा था और उसके बाद अपनी मां की छाती के ऊपर वो चढ़ती है और तकिया लेकर अपनी मां को मौत के घाट उतार देती है। जब ये सारी वारदात को अंजाम दे रही थी तो मां के कमरे में दो लोग और मौजूद थे। उस अंधेरे में ये दो लोग उसी बच्ची के या कहें 13 साल की लड़की के बॉयफ्रेंड थे। एक की उम्र 20 साल, दूसरे की उम्र 21 साल, जिसमें से एक लड़का तो मंदिर में पुजारी भी था। और इसके बाद जब बेटी अपनी मां को मौत के घाट उतार देती है तो इशारों इशारों में दोनों लड़कों से कहती है कि देखो, मैंने काम तो बहुत बढ़िया कर दिया, अब तुम लोग भी समय देखकर और आसपास नजर दौड़ाते हुए वापस अपने घर पर भाग जाओ और ये सुनिश्चित करना कि कोई तुम्हें देख ना पाए, क्योंकि इसके बाद मैं एक ऐसी एक्टिंग करने वाली हूं कि बड़ी बड़ी जो हॉलीवुड और बॉलीवुड की जो हीरोइन है वो मेरी कदमें चूमेंगी। और उसके बाद जैसे ही इस 13 साल की लड़की की दो दो बॉयफ्रेंड एक साथ बाहर निकलते हैं, इसकी एक्टिंग शुरू हो जाती है। और इस एक्टिंग में इस कदर बेवकूफ बनाया जाता है रिश्तेदारों को, पुलिस वालों को, कि हर किसी को यह लगता है कि उसकी जो मां की जो मौत हुई है बिल्कुल नॉर्मल डेथ है। लेकिन कहानी करवट बदलती है, एक तरीके से ये लक हाथ लगता है और तब जाकर एक ऐसा सबूत हाथ लगता है जिसके बाद इस पूरे केस में एक के बाद एक कई बड़ी गिरफ्तारियां होनी शुरू हो जाती हैं। जब पुलिस छानबीन करती है तो पता लगता है कि जो 13 साल की जो बेटी है ये उस मां की असली औलाद तो है ही नहीं। क्या है पर्दे के पीछे की डरावनी और रहस्यमय कहानी, और क्यों एक बेटी को जो क्लास 8 में पढ़ती है उसके दो दो बॉयफ्रेंड जो उससे की उम्र में बहुत ज्यादा बड़े हैं वो कैसे बन जाते हैं, और उनकी मकसद के पीछे मर्डर तक की बात कैसे आ गई, और मर्डर करने से पहले वो झिझकी क्यों नहीं। क्या है पर्दे के पीछे की रहस्यमय कहानी, जानेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। तो देखा किस तरीके से ये जो लड़की है 13 साल की कमरे के अंदर भरपूर एक्टिंग कर रही है, अपनी माँ का कत्ल कर रही है। दो दो बॉयफ्रेंड खड़े हुए हैं और बॉयफ्रेंड को भगाने के बाद ये अपने रिश्तेदारों को कॉल करती है और रोते हुए हड़बड़ी में कहती है कि माँ मम्मी की मौत हो गई है, आधी रात मम्मी को अचानक हार्ट अटैक आ गया है, आप जल्दी से आ जाइए, मैं उन्हें पास ही के अस्पताल में लेकर जा रही हूँ। और फिर ये जो लड़की है ये अपनी मम्मी की बॉडी को एक कैब बुक करती है, उसमें ले जाकर सीधे अस्पताल ले जाती है। और अस्पताल में जब ले जाया जाता है तो वहाँ पर डॉक्टर्स भी, क्योंकि एक बेटी जो है अपनी माँ की लाश को लाई है, वो रो रही है, वो बार बार बोल रही है आप चेकअप कीजिए, आप देखिए। तो ऐसे में डॉक्टर जब देखते हैं तो बताते हैं कि वो डेड हो गई हैं, वो मर गई हैं और अब उनकी सांसें नहीं चल रही हैं। अब ये सब हो जाने के बाद जब रिश्तेदार भी वहाँ पहुँचते हैं तो ये जो बेटी है भरपूर रो रही थी, सबसे लिपट रही थी, बार बार ये कह रही थी कि मम्मी को हार्ट अटैक आ गया, उनको पहले भी आया था, सेम ऐसा हो गया, दोबारा हो गया, इस बार उनकी जान नहीं बच पाई। और इसके बाद उसका जो एक्टिंग का लेवल है वो इस कदर बढ़ता है कि सोचिए ये जो माँ थी उसका तुरंत अंतिम संस्कार भी करवा देती है। मतलब लोगों को मिलने का मौका ही नहीं मिलता। जब ये अस्पताल से बॉडी लेकर जाती है अगली ही रोज़ क्रिमेशन भी करा दिया जाता है। तो अब ये जो लड़की है आखिर क्यों इसके मन में ज़रा भी दया नहीं आई, क्यों ये अपने दो दो बॉयफ्रेंड्स के चक्कर में इस तरह फंस गए। यूँ समझिए इसका दिमाग अपने बॉयफ्रेंड के हिसाब से चलने लगा कि ये अपनी ही माँ को उतारने पर जुट गई। और आखिरकार दीपक ने ये क्यों कहा कि ये जो लड़की है ये उनकी खुद की बेटी भी नहीं है। अगर आप उसके पीछे की कहानी जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर इस लड़के के हाथ कांपे तो कांपे क्यों नहीं। सोचिए एक लड़की को सड़क से उठाया गया, उसकी परवरिश की गई, उसको एक अच्छा जीवन देने की कोशिश की गई, लेकिन वही लड़की जब दो लड़कों की संगत में पड़ती है, बॉयफ्रेंड बनाती है, तो अपनी ही माँ को उतारने पर जुट जाती है। बात है साल 2012 की, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। वहाँ पर जो एक महिला है राजलक्ष्मी कर, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जिनकी मौत कर दी उन्हीं की बेटी ने, ये अपने पति के साथ रहा करती थी। और एक रोज़ ये बाहर सब्जी लेने के लिए मार्केट के लिए निकली थी कि उन्होंने देखा कि सड़क किनारे कुछ किसी के रोने की आवाज़ आ रही है और उन्हें लगा कोई बच्चे जैसा कोई रो रहा है। अब वो जब पास गई तो झाड़ियों के पास इन्हें देखा कि शायद किसी का हाथ जो है वो हल्का सा हिल रहा है। वो फिर आगे बढ़ने की कोशिश करती तो उन्हें दिखता है कि एक छोटा सा नवजात बच्चा वहाँ पर पड़ा हुआ है और देखकर लगता है कि महज 2 से 3 दिन का होगा। अब ये उसको उठाती हैं, फ़ौरन पुलिस स्टेशन लेकर जाती हैं, सारी चीज़ें बताती हैं।
पुलिस वाले भी पूछते हैं तो पता लगता है कि जो बच्ची पैदा हुई थी वो 3 दिन पुरानी थी और उसके माँ बाप ने उसे छोड़ दिया था, वो छोड़ गए थे। और इसके बाद जो राजलक्ष्मी हैं वो पुलिस से बात करती हैं, अडॉप्टेशन के लिए बात करती हैं और कहती हैं कि हमारी कोई औलाद नहीं है। दरअसल राजलक्ष्मी जो है वो अपने पति के साथ बहुत अच्छी लाइफ जी रही थी, मिडिल क्लास फैमिली थी, ठीक ठाक चल रहा था सब कुछ, लेकिन शादी के इतने सालों बाद भी उनका खुद का कोई बच्चा नहीं था। और इसीलिए जब वो उस बच्ची को देखती हैं झाड़ियों में तड़पती हुई तो उनका कलेजा जो है कांप जाता है। और इसके बाद वो पुलिस से बात करती है, हर किसी से बात करती है, जो भी प्रोसीजर होते हैं उसके तहत वो उस बच्ची को अडॉप्ट कर लेती हैं। 3 दिन की वो बच्ची थी उस वक्त, उसको अडॉप्ट किया जाता है, उसका बाकायदा नाम रखा जाता है। उसके साथ अब जैसे ही साल 2012 में वो बच्ची इनके घर आती है तो सोचिए, एक घर जहाँ पर बच्चे की किलकारी नहीं गूंज रही थी, एक माँ जिसकी कोख अभी तक सूनी थी, उनको जब एक बच्ची मिलती है तो उनके घर में खुशियाँ आ जाती हैं। वो रिश्तेदारों को बुलाती हैं, पार्टी करती हैं, एक अच्छा फंक्शन करती हैं। इसके बाद लगातार जो दिन है बढ़ते जाते हैं, साल बीतते जाते हैं और सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी। लेकिन 2012 में जब बच्ची को इन्होंने अडॉप्ट किया था तब वो 1 साल बहुत अच्छा रहा। इनको लगा कि अब इनकी लाइफ बहुत सही चलेगी। लेकिन साल 2013 जैसे ही आया, आप यूँ समझिए, राजलक्ष्मी की ज़िंदगी में फिर से एक किस्मत ने एक बहुत बड़ा झटका दिया, क्योंकि जो इनके पति थी उनकी अचानक मौत हो जाती है। अब राजलक्ष्मी जो है वो बिल्कुल अकेली हो जाती है। उनके पास उनकी, आप यूँ समझिए, 1 साल की बच्ची होती है और पति अब रहे नहीं। अब सारा जो जीवन यापन का खर्चा था, जैसे भी ज़िंदगी जीनी थी, सब उनको ही करना था। अब इसके लिए वो ये सोचती हैं कि अगर मैं भुवनेश्वर में रहूँगी तो मैं अपने परिवार से, रिलेटिव से काफ़ी दूर हूँ। और इसीलिए वो सोचती हैं, एक जगह पड़ती है पारालाकेमुंडी, ये एक जगह है उड़ीसा में, तो वो सोचती हैं कि वहाँ पर उनके ज़्यादा से ज़्यादा रिलेटिव रहते हैं, सारे क्लोज फ्रेंड्स वहीं रहते हैं, वहाँ पर वो कुछ काम कर सकती हैं और बच्ची की देख रेख भी ठीक से हो जाएगी। इसलिए वो फैसला करते हैं कि जिस रेंटेड अपार्टमेंट में वो भुवनेश्वर में रहती थी वो खाली करती है और इसके बाद वो आकर यहाँ पर, इस जगह पर आकर रहने लग जाती है। अब यहाँ पर इनके जो भाई हैं वो रहा करते थे, मतलब बच्ची का ननिहाल समझ लीजिए। इनके कुछ दोस्त रहते थे, तो किसी तरीके से इन्होंने बातचीत की और कहीं पर जॉब शुरू की। अब होता ऐसा है कि राजलक्ष्मी, क्योंकि बच्ची, आप सोचिए 1 साल की बच्ची थी, पिता का साया सर से हट गया, तो राजलक्ष्मी पूरी कोशिश करती है कि उस बच्ची को अच्छी परवरिश दी जाए, अच्छी पढ़ाई लिखाई कराई जाए। और धीरे धीरे बच्ची 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल की होती है और फिर उसका जब स्कूल में एडमिशन होता है तो ऐसे करके बच्ची जो है उसकी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन ये सारी कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। एक माँ जो भरपूर कोशिश कर रही थी अपनी बच्ची को अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए, एक माँ जो कोशिश कर रही थी कि भले वो मिडिल क्लास है, वो भले एक रोटी कम खाए, लेकिन अपनी बेटी को पूरी चीज़ें, पूरा निवाला दे रही थी। तो ऐसे में कहानी, जब वो बच्ची 12 साल की होती है, टीनेज ईयर में आती है, जब उसकी उम्र बढ़ती है, तब वो थोड़ी सी बिगड़ने लगती है। अब जैसे ही उस लड़की की उम्र 12 साल के आसपास पहुंचती है, उसकी अपनी माँ से लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। अब राजलक्ष्मी जो है अपनी बेटी को अक्सर समझाती कि स्कूल टाइम पर जाया करो, टाइम पर घर आया करो, ट्यूशन जाओ, पढ़ाई में मन लगाओ, अभी तुम्हारी उम्र एक अच्छा करियर चुनने की है, तुम लाइफ के जिस मोड़ पर हो वहाँ तुमको बहुत संभलने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें जब भी राजलक्ष्मी अपनी बेटी से करती तो बेटी हमेशा चिढ़ती, वो अपनी माँ को उलटकर जवाब देती। अब ऐसे में माँ को लगता कि इस वक्त जो उम्र है वो उम्र ही ऐसी है, हो सकेगा मैं आगे इसे संभाल ले जाऊँ, मैं इसे बदलने की कोशिश करूँगी, क्योंकि माँ थी, उसके मन में तो प्यार उमड़ा हुआ था। लेकिन बेटी जो है वो अब अपनी माँ से कटने लगी थी। उसको अच्छा लगता था कि वो प्राइवेट जगह पर रहे, उसका एक अपना खुद का रूम हो, उसके पास फ़ोन हो और अलग अलग जगह पर उसके सोशल मीडिया हैंडल्स पर उसकी प्रोफाइल हो। और इसीलिए वो अपनी माँ से कई बार बहस करती है, फ़ोन के लिए भी बहस करती है। तो अब स्कूल में भी कई बार ऐसी चीज़ें होती है, कुछ प्रोजेक्ट्स मिलते थे जिसके लिए उसे फ़ोन की ज़रूरत होती थी, तो राजलक्ष्मी भी उसे फ़ोन दिलवा देती हैं। अब जैसे ही वो 8th क्लास में आती है, उस वक्त उसकी उम्र 13 साल थी। 8th क्लास में आने के बाद एक बार होता ऐसा है कि जब ये अपनी माँ के साथ मंदिर जाती है तो वहाँ इसकी मुलाकात होती है गणेश नाम के एक शख्स से, जो मंदिर का पुजारी था। अब इन दोनों की बातचीत होती है। बातचीत इस कदर होती है कि दोनों सोशल मीडिया पर फ्रेंड बन जाते हैं, यानी कि इंस्टाग्राम पर दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं। अब इधर ये जो लड़की है 13 साल की, 8th क्लास में पढ़ने वाली, सोचिए ये उस 21 साल के पुजारी के साथ बातचीत करती है, रेगुलर चैट होते हैं, वीडियो कॉल होता है, फ़ोन कॉल होता है और धीरे धीरे उसके प्यार में पड़ जाती है। अब ये एक बॉयफ्रेंड था, लेकिन उसी मंदिर में एक हेल्पर भी काम करता था जिसका नाम है दिनेश। अब मंदिर में जब ये पुजारी से मिली, दिनेश से मिलती है, उसके साथ भी फ्रेंडशिप हो जाती है, उसको भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेती है। तो अब सोचिए लड़की
जो गणेश है उससे भी बात कर रही है पुजारी से, और दिनेश के साथ भी बातचीत कर रही है। अब जहाँ इसका गणेश के साथ अफेयर था, वही अफेयर अब दिनेश के साथ भी शुरू हो जाता है, यानी कि जो हेल्पर था उसके साथ भी इसका अफेयर शुरू हो जाता है। अब इधर माँ जो है वो परेशान है, क्योंकि बेटी का रवैया बिगड़ रहा है, बेटी बाहर घूम रही है, स्कूल जाती है, उसके बाद जब टाइम होता है घर आने का तो घर नहीं आती, बहुत लेट घर आती है, और 13 साल की उम्र है। तो माँ इस पर भी समझाती है। तो एक दिन माँ उसकी चुपचाप पता करने की कोशिश करती है कि लाइफ में चल क्या रहा है, और तब उन्हें पता लगता है कि जो उनकी बेटी है उनका जो दोस्ती यारी है, जो अफेयर है, वो बड़े लड़कों के साथ चल रहा है, मंदिर के पुजारी के साथ चल रहा है, वो लड़कों के साथ घूमती फिरती है, इंस्टाग्राम पर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताती है, चैट करती रहती है, फ़ोन पर ज़्यादा समय देती है, और ये सारी चीज़ें राजलक्ष्मी को पसंद नहीं आई। और तब वो अपनी बेटी को गुस्सा करती हैं, लड़ाई करती हैं, धमकाती हैं, और बार बार कहती है कि तुम ये जो भी चीज़ें कर रही हो बिल्कुल सही नहीं, तुम्हें अपनी आदत सुधारनी पड़ेगी, वरना मैं फ़ोन छीन लूँगी, मैं तुम्हारे ट्यूशन जाने पर, बाहर घूमने पर रोक लगा दूँगी। बहुत सारी चीज़ों को लेकर एक क्राइटेरिया सेट करने की बात करती हैं, और ये सारी चीज़ें जो लड़की थी उसको नागवार गुजरती हैं। अब एक तरफ वो अपनी माँ के साथ इस तरह से परेशान है, तो जब भी वो बात करती है उस मंदिर के पुजारी गणेश के साथ या जो उसका दूसरा बॉयफ्रेंड था उससे, तो दोनों के दोनों अक्सर उसे भड़काते। वो कहते हैं कि देखो तुम्हारी माँ जो है वो तुम्हें कंट्रोल करना चाहती है, वो तुमसे प्यार व्यार कुछ नहीं करती, वो बस चाहती है कि कोई शख्स हो जिसे वो कठपुतली की तरह नचाती रहे, कोई उसकी लाइफ में है नहीं, और इसीलिए वो तुम्हें बर्बाद करना चाहती है। अब सोचिए, वो 13 साल की लड़की, वो ये भी नहीं जानती कि वो उस माँ से जन्मी ही नहीं है, उसे सड़क से उठाकर उस घर में लाया गया है, एक ऐशो आराम की ज़िंदगी दी जा रही है, और वो लड़की अपनी ही माँ से चिढ़कर बैठी है, अपनी माँ से लड़ाई लड़ रही है, और दूसरों की बातें मान रही है, जो लोग कभी उसे जानते भी नहीं, जो मुश्किल से 6 महीने 7 महीने मिले हुए होगा, 1 साल हुआ होगा, वो लोग उनको जब बता रहे हैं, उस लड़की को जब समझाते हैं कि तुम्हारी माँ तुमसे प्यार नहीं करती, तुम ऐसा कुछ मत करो, तुम्हारे घर में कुछ पैसे होंगे ले आओ, तुम अपने घर की माँ की ज्वेलरी बेच दो, ये सब चीज़ें जब समझाते हैं तो वो लड़की करती भी ऐसा। और इसी सिलसिले में एक बार होता ये है कि करीब करीब ये जो दिनेश है और जो गणेश है, दोनों इस लड़की से कहते हैं कि एक काम करो, मैंने देखा है कि तुम्हारी माँ जो मंदिर आती है तो हार वार पहन कर आती है, उनके पास नेकलेस वगैरह भी है, तो एक काम करो ना, वो लाकर मुझे दे दो, हम बाइक ले लेंगे और इसके बाद हम कहीं घूमने फिरने भी चलेंगे। और इसके बाद सोचिए, ये लड़की अपने ही घर में चोरी करती है, अलमारी खोलकर उन गहनों को निकालती है, अपने बॉयफ्रेंड को देती है, और जो बॉयफ्रेंड है वो 2.5 लाख में उस ज्वेलरी को गिरवी रखता है और इसके बाद एक बाइक खरीदता है। अब ये सारी चीज़ें तो समझ में आ रही थी कि लड़की जो है वो उनके प्यार में पड़ गई थी, उसे अच्छा लग रहा था बाहर घूमना, उसे अच्छा लग रहा था आज़ादी मिलना, उसे लगता था कि अब वो बाइक पर बाहर घूमने जा रही है, माँ से दूर हो जाएगी, ये सारी चीज़ें वो समझ रही थी। लेकिन आखिरकार ये जो 2 लड़के हैं, ये क्यों उस लड़की के प्यार में पड़े? क्या सच में उन्हें, जो 2 लड़के थे, जो ये क्रिमिनल हैं, जो बॉयफ्रेंड थे, क्या सच में उस लड़की से प्यार में पड़ गए थे, या फिर वजह कोई और थी? अब आप आगे समझिए किस तरह से 2 लड़के उस लड़की का फ़ायदा उठाते हैं, और कैसे ये लड़की अपनी ही माँ का गला घोंटती है, अपनी माँ को मौत के घाट उतारती है, कैसे इंस्टाग्राम पर एक एक इंस्ट्रक्शन देती है, कैसे अपने बॉयफ्रेंड से स्लीपिंग पिल मंगवाती है, और कैसे बताती है कि देखो अब मेरी माँ की मौत हो गई है, अब मैं एक्टिंग करके पुलिस को बेवकूफ़ बनाऊंगी। देखिए, इस पूरी कहानी में अगर आपने ध्यान दिया होगी, जो 13 साल की जो लड़की है, ये इसकी जो दुनिया है, इसके 2-2 बॉयफ्रेंड एक साथ हैं। अब वो जो दोनों बॉयफ्रेंड हैं, दोनों इससे बहुत ज़्यादा बड़े हैं, और उन्हें पता है कि जो 13 साल की जो लड़की है, इसके साथ जो रिश्ता है वो गलत है। लेकिन इन्हें ये भी पता है कि इस लड़की के पिता तो नहीं हैं, और घर पे ये अकेले अपनी माँ के साथ रहती है, और इसीलिए इन दोनों लड़कों के रडार पे लड़की बहुत पहले से थी, इसे बहलाकर फुसलाकर। और ये जो लड़की है, बेटी है, इसे ये लग रहा था कि मेरी माँ तो गरीब है, ये मुझे उतना प्यार करती नहीं है, और ऐसे में जब ये इन लड़कों से प्यार होता था, बातचीत होती थी, तो इसे ये लगता था कि दोनों लड़के इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसकी केयर करते हैं, जो उसकी माँ नहीं कर पाती है। लेकिन उस बेवकूफ़, उस नादान लड़की को ये नहीं पता कि उसकी माँ कितनी मेहनत से एक एक पैसे जुटाकर उसे पढ़ा रही है, लिखा रही है, उसके लिए फ़ोन ला के दे रही है, उसके कपड़ों का जुगाड़ किया जा रहा है, लेकिन उसे ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आई, क्योंकि उसे बड़े आराम से चीजें मिल रही थी। माँ का जो प्यार था, उसकी बेटी ना होती हुई भी राजलक्ष्मी उसे हर एक भरपूर प्यार उसे दे रही थी। और ऐसे में जब अक्सर पता लगा कि बार बार जो राजलक्ष्मी है इन दोनों लड़कों से रिश्ता तोड़ने के लिए फोर्स कर रही थी, तो इसे समझ में आया कि मेरी माँ तो बेवकूफ़ है, मेरी माँ मेरा अच्छा ही चाहती ही नहीं है, और इसलिए वो जानबूझकर मुझे इन लड़कों से दूरी बनाने को कह रही है, क्योंकि मेरी माँ खुद तरक्की कर नहीं पाए और मुझे तरक्की वो करने नहीं दे रही थी। ये सोचिए, 13 साल की
लड़की की जो सोच है किस कदर आगे बढ़ती हुई जाती है। फिर प्लान बनता है, जब ये दोनों लड़कों को बताती है तो दोनों लड़के कहते हैं कि देखो तुमने पहले भी गहने चुराए हैं और उससे हमने बाइक भी ले लिया, और बाइक भी हमने तुम्हें घुमाने के लिए तो ली है, हमने कोई ऐशो आराम के लिए नहीं लिया, हमें तो पूजा करनी है और उसके बाद अपने घर चले जाना है। ये बाइक हमने इसलिए ली कि ताकि तुम भी दुनिया देखो, तुम भी घूम सको, क्यों एक कोने में और एक घर पर स्कूल आना जाना यही करना है, तुम्हें भी तो हक है जिंदगी जीने का। और इसलिए सपने दिखाकर, घुमा फिरा कर, इंस्टाग्राम पर घंटों बातें होती थी, तीनों का लव ट्रायंगल चल रहा था और दोनों लड़कों को उससे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब माँ ये सारी चीजें पढ़ती है, देखती है, समझती है, आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि आपकी बेटी आपके हाथ से निकल रही है, तब जब माँ टोकना शुरू करती है तो इस बात को लेकर इन्हें गुस्सा आता है। बेटी दोनों लड़कों को बताती, लड़के कहते हैं कि देखो बहुत हो गया, अब तुम भी बड़ी हो गई हो, कुछ बड़े कदम उठाने की जरूरत है, कब तक तुम डरी सहमी एक लड़की बनकर रहोगी, तुम्हें एक बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। अब ये फैसला क्या था, इसके लिए प्लानिंग बनानी शुरू हो जाती है। घर पर आकर इंस्टाग्राम पर खुद लड़की दोनों लड़कों से कहती कि देखो मैंने बहुत सोचा जो तुम लोगों ने मुझे बताया, मुझे यह लगता है कि मुझे अपनी मां को मौत के घाट उतार देना चाहिए। उसके बाद यह होगा कि जो भी मां की प्रॉपर्टीज हैं, पैसे हैं, उन सब पर हम तीनों का एक साथ अधिकार होगा, क्योंकि ना कोई पूछने वाला ना कोई बताने वाला। और जब मां चली जाएगी, क्योंकि पिता तो है नहीं, उसके बाद सारी प्रॉपर्टी किसकी होगी, मेरी होगी। और इसलिए ये जब इंस्टाग्राम पर लड़कों को ये सारी कहानी बताती है, लड़के भी हामी भरते हैं। और लड़के तो मन ही मन खुश हो रहे थे कि चलो एक 13 साल की लड़की अगर ये सारे काम कर रही है तो फायदा तो उन्हीं का है, बैठे बिठाए उनके पास प्रॉपर्टीज और पैसे पे एक तरीके से उनका अधिकार हो जाएगा। और इसलिए इंस्टाग्राम पे जो सारी बातें हो रही थी, इस पर फैसला होता है कि जो गणेश जो पुजारी है वो किसी तरीके से स्लीपिंग पिल का इंतजाम करेगा, अंग्रेजी शब्द है नींद की गोलियों का इंतजाम करेगा। और इसके बाद ये जो लड़की कहती है कि ठीक है, मैं रात का जब खाना बनेगा उस खाने में इस नींद की गोलियों को चूरन बनाकर डाल दूंगी, ताकि किसी को इस बात की भनक नहीं लगेगी। और नींद की गोली को वो कूटती है, उसका पाउडर बनाती है और रात के खाने में, अपनी माँ के खाने में उसे मिला देती है। और जब माँ उसे खाती है उसे गहरी नींद आ जाती है। अब क्योंकि ये जो लड़की थी कभी भी अपनी माँ के साथ नहीं सोती थी, क्योंकि इसका कहना था कि मुझे मम्मा प्राइवेसी चाहिए, आप मेरी जिंदगी में क्यों दखल दे रही हो। और प्राइवेसी के नाम पर ये अलग कमरे में जब इसकी माँ सोने चली जाती है, अपने कमरे में गहरी नींद में होती है, तब ये अपने बॉयफ्रेंडों को फोन कर कर या कहें इंस्टाग्राम पे चैट के जरिए कहती कि देखो मेरी मम्मी अब सो गई है, स्लीपिंग पिल ने काम करना शुरू कर दिया है, क्या हम अगले प्लान पर काम करें। इसके बाद प्लान के मुताबिक वो दोनों लड़के दबे पांव उस घर पर आते हैं देर रात। लड़की भी जागती है और अपनी माँ के कमरे में जाती है, देखती कि माँ तो बहुत ज्यादा गहरी नींद में है। दोनों लड़के वहीं पे खड़े रहते हैं और ये लड़कों को इशारा करती कि तुम उधर ही रुको, मैं सारा काम करके दिखाती हूं कि किस तरीके से मर्डर होता है। ये अपनी मां के बिस्तर पर चढ़ती है, बगल में तकिया रखा था, उस तकिए से मां का मुंह पर रखती है और दम घुटने से मां की मौत हो जाती है। और उसके बाद ही हंसती है और दोनों बॉयफ्रेंडों को देख के कहती कि देखो अब कोई कांटा नहीं रहा हमारी जिंदगी में, अब सारी चीज हमारी होगी। उससे पहले तुम्हें क्या करना है, तुम अभी चुपचाप यहां से निकल जाओ। और उसके बाद जो भी उनके बीच में गले मिलना, जो भी चीजें हुई हैं, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नाबालिग है। नाबालिगों को जो इस तरीके की शैतान बेटियां होंगी तो उनके बारे में हम क्या ही बोलें। तो उस अंधेरे कमरे में जो भी कुछ हुआ, दोनों लड़के चले जाते हैं। और उसके बाद लड़की सबसे पहला काम क्या करती है, अपने रिश्तेदारों को फोन कर कर कहती है, क्योंकि इसे पता था कि आज से लगभग 2 साल पहले, ये जो पूरा वाक्य मैंने आपको बताया 29 अप्रैल 2025 का है, उससे 2 साल पहले ठीक 2023 में इसकी मां को हार्ट अटैक भी आया था। तो उसको इस बात की जानकारी थी और लगातार ये एक तरीके से कैब में अपनी मां को बॉडी ले जाने के बाद साथ साथ ये भी कह रही थी कि मम्मी को हार्ट अटैक आ गया, मामा आप फटाफट आ जाइए, क्योंकि मम्मी की जो हालत है खराब होती जा रही है। अस्पताल जब लेके जाएगा तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, कौन ज्यादा जांच पड़ताल करता है। ये जिस तरीके से बच्ची रो रही थी कि उसने पहले बता दिया कि इनकी मेडिकल कंडीशन थी, हार्ट अटैक आया, तो डॉक्टर ने भी मृत घोषित कर दिया। लेकिन ये जानने की किसी ने भी कोशिश नहीं की कि मौत की असली वजह क्या है। और शायद ये वजह कोई इंसानी गलती में इसलिए नहीं मानूंगा, क्योंकि एक बेटी अपनी मां के साथ आई है, 13 साल की बेटी क्लास 8वीं में पढ़ती है, वो रो रही है, तो किसी का भी ध्यान नहीं जाएगा कि रोती बिलखती जो बेटी है यही मां की कातिल है।
और एक्टिंग इस कदर कि अस्पताल के बड़े बड़े डॉक्टरों ने सीधा मृत घोषित कर दिया, कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ। और रिश्तेदार के आने, जब आ गए सारे रिश्तेदार, उससे पहले ये अंतिम जो क्रियाएं होती हैं, अंतिम संस्कार की जितने भी तामझाम होते हैं, वो सारे कर कर ये बैठ चुकी थी। मतलब सिर्फ अमुख अग्नि देने की बारी थी। तो वहां तक जब सारा प्रोसीजर कंप्लीट होगा, ये वापस घर आ जाती है। अब इसे लगा कि इसे कोई रोक टोक नहीं सकता, आजादी आ चुकी है। लेकिन जब रिश्तेदारों को, खास तौर पर जो उस राजलक्ष्मी का जो भाई था, जिसका नाम शिवा प्रसाद है, शिवा प्रसाद है, इन्हें लगा कि 13 साल की जो छोटी सी बच्ची को क्यों छोड़ के जाना, भले ही ये गोद ली हुई बेटी है, ये अकेले कैसे रहेगी। तो शिवा प्रसाद ने सोचा कि क्यों ना मैं इसे अपने साथ लेके जाऊं। लेकिन यहाँ पर इस जो 13 साल की जो बच्ची थी, इसे लगा कि अगर मैं इस जगह से चली जाऊंगी, यहाँ के स्कूल को छोड़ दूंगी, तो मैं अपने 2 बॉयफ्रेंडों से किस तरीके से मिलूंगी, मैं उनसे किस तरीके से बात करूंगी। और इसलिए इसने अपने मामा से कहा कि मामा देखो, मैं आपके साथ अभी चलने को तो राजी हूं, लेकिन मुझे वापस इसी घर पर आना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस घर को नहीं छोड़ना चाहती हूं। यहाँ पे मेरी माँ की यादें जुड़ी हुई हैं, मेरा बचपन जुड़ा हुआ है, मेरी स्कूलिंग यहाँ पर है। और इसलिए मामा को लगा कि ठीक है, कुछ दिनों के लिए मेरे साथ चलो, फिर वापस यहाँ पे लेके आ जाएंगे। लगभग 2 हफ्ते हो जाते हैं। 2 हफ्ते के बाद दोबारा वो उस घर पर, दहलीज पर कदम रखती, जिस घर पर उसने अपनी माँ का मर्डर किया। तो मामा एक रोज गलती से उसकी बेटी जो बच्ची थी, उसका फोन उठाकर देख रहे थे, एक मैसेज आ रहा था इंस्टाग्राम पर, लगातार नोटिफिकेशन आ रहे थे। वो अनलॉक करते हैं और देखते हैं कि उस इंस्टाग्राम मैसेज में गणेश और दिनेश से बातचीत हो रही है उनके उस ग्रुप में। और उस ग्रुप की जो पुराने मैसेज को वो देखते हैं, तो उन्हें पता लगता है कि इनकी तो बीच में लवी डवी चल रहा है, लवी बोला जा रहा है। और जब वो पुराने मैसेज को खंगालते, तो उसमें ये भी चीज समझ में आती है कि जिस रोज हत्या हुई, उससे उस रोज ये दोनों लड़के उस घर पर मौजूद थे। और ये लड़की बता रही थी कि तुम घर पहुंच गए, नहीं पहुंच गए। फिर मैसेज को और ऊपर पढ़ा जाता है, तो पता लगता है कि यहां पर तो ये जो लड़की है, इसने पूरा मर्डर का प्लान बनाया हुआ है। और अच्छी खासी डिस्कशन हुई है इन दोनों के साथ। मतलब लगभग 3 लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि किस कदर 54 साल की महिला को मौत के घाट उतारना है। अब जो मामा की हालत खराब हो जाती है, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो सबसे पहला काम, वो अपनी भांजी को नहीं देखती, उन्हें समझ में नहीं आता, फोन लेकर पुलिस थाने जाते हैं और कहते हैं कि माई बाप, जो महिला मरी है हाल ही में 2 हफ्ते पहले, उसे मारा गया है, उसे एक 13 साल की लड़की ने मारा है। पुलिस वालों को भी लगता है कि कैसी बेतुकी सी बात है, ऐसा कैसे हो सकता है कि बेटी मौत की घाट उतार दे। जब मैसेज दिखाए जाते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर, पुलिस वालों के भी हाथ पैर फूलते हैं। और सबसे पहला काम किया जाता है, उस 13 साल की बच्ची को गिरफ्तार किया जाता है, उन दोनों लड़कों को गिरफ्तार किया जाता है। ये जो पूरा वाक्य मैं आपको बता रहा हूं, ये सोचिए किस कदर परफेक्ट प्लानिंग थी। और ये महज लकी कह लीजिए, क्योंकि किस्मत ने चाहा और मामा ने मैसेज देख लिया। अगर मामा वो मैसेज नहीं देखती, तो ये पूरी कहानी आपके सामने नहीं आ पाती, और ना हम आपको ये बता पा रहे होते। हर किसी को लगता कि ये नॉर्मल डेथ है। और इसके बाद जो कहानी निकलकर सामने आई कि ये सारी चीजें उन्होंने इसलिए की क्योंकि उन्हें लगा कि इस 13 साल की जो बेटी है, इसकी कोई ना देखने वाला ना बताने वाला, और इससे सिर्फ एक तरीके से हनी ट्रैप कर लो उस बच्ची को, अपनी बातों के जाल में, माया जाल में फंसा कर उसकी सारे पैसे प्रॉपर्टी हड़प लो और ऐशो आराम किया जाए। और इसलिए जब पुलिस इन 2 लोगों जो आप गिरफ्तारी में देख रहे हैं, हम बच्ची का फोटो और नाम इसलिए हमने गौर किया होगा आपने नहीं बताया है, क्योंकि ऑब्लिगेशंस है, कानूनन ऑब्लिगेशंस हैं। और ये जो बेटी है 13 साल की, 1 साल होने को आया है इस केस को, लगभग अब 14 साल की हो चुकी होगी। लेकिन याद रखिए, नाबालिग है। जो 20 और 21 साल के, उन्हें तो सजा होगी, क्योंकि साजिश है, प्लानिंग है, उन्होंने मर्डर करने में हेल्प भी किया। अभी भी कोर्ट में है मामला। लेकिन जो नाबालिग बेटी है, ये छूट जाएगी कितने सालों में? 4 सालों के बाद छूट जाएगी। क्यों छूट जाएगी? क्योंकि नाबालिग है, नादान है, ना समझ है, बच्ची है। बच्ची अगर इस तरीके के काम करेंगे तो उन्हें लगभग सालों साल जेल में रहने की जरूरत नहीं है। और नाबालिग होने की वजह से बहुत सारी उसे छूट मिल जाती है। वो जल्द ही बाहर आ जाएगी समाज में, और समाज में बाहर आने के बाद वो किस तरीके से तांडव मचाएगी, क्योंकि उसे पता लग चुका है कि कहते हैं कि जेल की रोटी का जब स्वाद एक बार मुंह पर लग जाता है, तो बार बार उसे लगता है कि जेल का जो डर और खौफ उसे के अंदर से निकल जाता है, क्योंकि वो दुनिया भी उसने देख ली होती है। तो नाबालिग लड़की को अभी बाल सुधार गृह में रखा गया है। इस 20 और 21 साल के लड़कों को अभी सलाखों के पीछे रखा गया है, लेकिन इनकी सजा अब तक नहीं दी गई है। और फिलहाल के लिए मामला अभी भी कोर्ट में, जब सारे सबूत सामने हैं, तो फिर भी सोचिए अगर इतना टाइम लग रहा है, तो कानून व्यवस्था हमारे देश में एक तरीके से सवालों की घेरी में इसलिए रहती है क्योंकि इतने सबूत होने के बाद, साक्ष्य मिलने के बाद भी अगर इतना टाइम वक्त लगता है, तो सवाल उठाना तो बनता ही है।
तो फिलहाल के लिए हमारी कोशिश थी इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए कि आपको यह बताने की कि आपके आसपास जितने भी लोग मौजूद होते हैं, चाहे बच्चे ही क्यों ना हो, हर किसी पर आप आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सोचिए 13 साल की बेटी पर जब वो अस्पताल पहुंची होगी, रो रही होगी, बाल बिखरे हुए हैं, उसके अपनी मां के गले लगकर रो रही है, तो हर किसी को क्या लगा कि एक बेटी अपनी मां से बिछड़ गई है। हर किसी को दया आ रही थी कि इस बेटी का कौन होगा, कौन देखभाल करेगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो जो लड़की थी मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी, खुश हो रही थी, उछलना चाहती थी, कूदना चाहती थी। उसे लग रहा था कि उसके अब सपनों की जो बहुत बड़ी जो दीवार उसके सामने खड़ी थी, उसके सपनों की दुनिया की, उसे उसने ढहा दिया है, उसे रौंद दिया है। अब उसकी खुशियों में कोई रोक टोक नहीं होगी और इसी रोक टोक से वो परेशान थी और इसलिए उसने अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। तो फिलहाल हमारी इस खबर पर नजर बनी रहेगी। जब भी इस पूरे मामले पे जब कोर्ट का फैसला आएगा, जल्दी आने वाला है, तो हम इसको आप तक सबसे पहले पहुंचाकर बताएंगे कि इस पे क्या ताजा अपडेट है। फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे ओनली ऑन क्राइम तक।